अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारा कंटेंट मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम के तमाम सोल्यूशंस एक ही प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं जो कि आपने मुझ तक पहुँचाने हो, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके हैं, तो एक बार हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं और फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशंस इसके अंदर इंडिकेट किए गए हैं इन सारे क्वेश्चंस के अंदर, आपने उन्हीं को सॉल्व करना है, उन्हीं को परफॉर्म करना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, यानी आपने इस मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को मद्देनजर रखते हुए इनको सॉल्व करना है। और आगे आपने इनको सिंप्लीफाई भी करना है लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म जिसमें मजीद किसी भी किस्म की कैंसिलेशन की गुंजाइश ना हो, यानी जो बिल्कुल फाइनल फॉर्म हो, उसमें कोई भी चीज़ मजीद कैंसिल आउट ना हो रही हो, तो हम उसको बेसिकली बोल रहे होते हैं लोएस्ट फॉर्म। तो हमने इन क्वेश्चंस को जो ऑपरेशंस हैं उनकी मदद से, उनके रूल्स की मदद से जो फॉलो करते हैं सॉल्व करना है, और इस हद तक सॉल्व करना है कि वो किस फॉर्म में आ जाए, लोएस्ट फॉर्म में आ जाए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो जब भी आप ये क्वेश्चंस आपके पास आते हैं लिखे हुए जिनमें फ्रैक्शंस होती हैं, आपने सबसे पहले इनके जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है, इनमें देख लेना होता है कि अगर कोई चीज़ सॉल्व हो रही है, किसी में कोई चीज़ कॉमन आ सकती है या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो आपने पहले वो सिंप्लीफाई कर लेना है। जिस तरह आप देखें, ये सबसे पहली जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पर x³ - 8, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस पर एक आइडेंटिटी लग सकती है, आप कह लें इस पर एक फॉर्मूला लग सकता है। आप सब ने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि a³ - b³ किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a - b ब्रैकेट क्लोज एंड a² + ab + b²। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो आप देखिए, जहाँ पे भी a³ - b³ जैसा दिखे तो आप वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाली फॉर्म में। तो अगर आप देखें, ये पहले x के ऊपर तो क्यूब लगा हुआ है, अगर 8 को किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए कि जिसका क्यूब लेने के बाद हमें 8 मिलता हो, तो ये कंप्लीट फॉर्म इस तरह की बन जाएगी जो यहाँ फॉर्मूले में लिखी हुई है। और वो हम बना सकते हैं कैसे? हम x³ को तो वैसे ही लिख लेते हैं इसी तरीके से, x और इसकी होल पावर 3, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 2⁻3, क्योंकि 2⁻3 8 ही होता है। और अब नीचे आ जाते हैं, और अब नीचे देखिए लिखा हुआ है स्क्वायर, और आपने ये आइडेंटिटी भी पढ़ ली हुई है, इसको आप फॉर्मूला कह लें तो भी ठीक है फिलहाल। तो a² - b² इक्वल होता है a + b के ब्रैकेट क्लोज और a - b के, यानी कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हुई है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो अगर x² - 4 लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, यानी हम लिख सकते हैं x, इसके ऊपर स्क्वायर पहले से ही है, और 4 के ऊपर हम स्क्वायर, मतलब 4 को हम एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिसका स्क्वायर करने से हमें 4 वापस मिल जाए, और वो आपको पता है वो होता है 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर आप क्या होता है? 4 होता है। ये चीज़ें कन्वर्ट करना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ तभी लगती हैं जब इसकी कोई एक साइड जैसा आप बना लें यहाँ पर, और उसके बाद आप उसको इस तरह चेंज कर लें जिस तरह मैंने एरोज लगाए हुए हैं। तो हमें एक साइड ये वाली बनती नज़र आ रही थी इन फार्मूलाज की लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने उसी जैसी इधर चीज़ें बना ली हैं। आगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से समझाया हुआ है। हम यहाँ पे एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड, और कभी कभार इसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो इस मेथड के ज़रिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करते हैं, सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो अब आप देखें, वो मैं शॉर्ट करके बताऊँगा, डिटेल में वो चैप्टर नंबर 5 की आप वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको वो समझ आ जाएगा। तो यहाँ x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हम अगर कंसिडर कर लें ये 1 लिखा हुआ है, तो आपने जो भी x² के साथ लिखा होता है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को अगर आप +8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आंसर आता है। उसके बाद आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ही नंबर यानी 8 आए, और उन्हीं 2 सेम नंबर को अगर आप ऐड करें तो आपको मिडिल टर्म मिले। और मिडिल टर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की +6 है, तो यहाँ पे +6 मिले। और वो बहुत आसान है, आपको पता है 4 और 2, क्योंकि अगर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और 4 में अगर आप 2 प्लस करते हैं तो सेम नंबर्स यूज़ करके तो देखें 6 भी आता है। तो यही इसकी मिड टर्म ब्रेक कहलाती है। अब आपने इसको लिखना कैसे है? आपने लिखना है x², इसके पीछे 1 लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। पहला नंबर 4 चूज़ किया था, 4
उसके साथ ये वाला वेरिएबल x प्लस दूसरा नंबर +2 है इसलिए +2 लिख रहा हूँ, और उसके साथ भी x और +8 वैसे का वैसे। अब नीचे लाइन लगा दें और नीचे फिर दोबारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको फिर से सॉल्व करें। अब देखें, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं हमारे पास, वो मैं अभी आपको बताऊंगा भी। तो एक तो ये है कि आप देखें किसी का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, अगर किसी का फॉर्मूला बन रहा है तो आप तब भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और अगर ये फॉर्मूला नहीं बन रहा तो मिड टर्म ब्रेक तो है ही। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला वाला मेथड कर लें, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक वाला मैं आपको एक बता चुका हूँ, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, इससे आप दोनों चीज़ें समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी एक्सप्रेशन को मैं नीचे लिखूँ x² - 2x + 1, तो आप नोटिस करिएगा ये किसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैसे? अगर आप देखें इस x के ऊपर स्क्वायर है, मैं फिलहाल इसको ब्रैकेट्स पे डाल देता हूँ इस तरीके से। 1 के ऊपर अगर आप स्क्वायर लगा भी दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस को वैसे ही रहने दें, और 2 भी वैसे ही रहने दें, और x वैसे ही रहने दें, और मैं इसके साथ एक 1 लिख देता हूँ इस तरीके से खुद से। ये मैंने खुद से इसलिए लिखा है कि इससे क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं होता। 2 × x 2x ही रहेगा, 2x को 1 से करेंगे तो फिर दोबारा 2x ही आएगा। लेकिन अगर आप नोटिस करें ये a² बन गया एक तरह का, ये आप नोटिस करें ये एक तरह का b² बन गया है, और यहाँ पे बीच में माइनस है, ये 2 है, और ये x को अगर हम कह लें पहला वाला, यानी पहला वाला a होता है, तो ये a बन गया, और 1 को कह लें दूसरा वाला जो b² बना हुआ है, यानी ये b बन गया। क्योंकि स्क्वायर के नीचे जो टर्म्स होती हैं वो a b कहला रही होती हैं। तो आप देखें ये पूरी चीज़ किस फॉर्मूले से मैच करती है? ये फॉर्मूले से मैच करती है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b² के इक्वल। तो ये जो x² - 2x और +1 लिखा हुआ है, इस पे स्क्वायर्स भी मैंने डाले हुए हैं, तो ये एग्जैक्टली एक तरह का फॉर्मूला ही बन गया। बस फ़र्क ये है कि इधर a की जगह पे पहले स्क्वायर के नीचे जो लिखा हुआ है यानी x आ जाएगा माइनस का साइन, और b की जगह पे जो दूसरे स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो बेसिकली ये x - 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें इसकी मिड टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं जो ऊपर सिखाई है तो भी आपका क्वेश्चन ठीक ही आएगा, आंसर यही आएगा। तो इसका मतलब है x² - 2x + 1 को हम लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, जितने अच्छे कंसेप्ट है, उतनी जल्दी आप इसको पिक कर लेंगे। अब इधर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये मैंने आपको भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि a³ - b³ a - b a² + ab + b² के इक्वल होता है। a है क्यूब के नीचे वाला यानी x, b है दूसरे क्यूब के नीचे वाला यानी 2। तो फॉर्मूला बनना चाहिए a - b यानी x - 2 a² यानी x का स्क्वायर प्लस ab का मतलब है पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, प्लस b² दूसरे वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। इधर आ जाएगा इस तरीके से। आपके पास ये a² - b² वाला फॉर्मूला है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये a + b और a - b के इक्वल होता है। a का मतलब है जो पहले स्क्वायर के नीचे है, b का मतलब जो दूसरे स्क्वायर के नीचे है, यानी आप इसको लिख लेंगे x - 2 एक बार a - b और एक बार a + b और x + 2। और यहाँ पे आपको पहले कॉमन लेना पड़ेगा। पहले इन दो टर्म्स में आप देखें क्या कॉमन आ रहा है। दोनों में x लिखा हुआ है, एक के ऊपर 2 पावर है, एक के ऊपर 1 पावर है। और आप जानते हैं वेरिएबल्स या अल्फ़ाबेट्स के केस के अंदर जो कॉमन लेते हैं, जो एक्सपोनेंट छोटा होता है उस वाली टर्म को कॉमन लिख लेते हैं। तो x की पावर 1 कॉमन आ गया, ये x² है, एक x बाहर है तो एक x बचेगा, प्लस का साइन 4 वैसे ये तो कॉमन नहीं आया, और इसके साथ वाला x बाहर लिख चुके हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। प्लस का साइन 2x और 8 में 2 कॉमन है, 2 और 8 दोनों को 2 डिवाइड करते हैं तो 2 कॉमन लिख लेंगे। x वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके साथ वाला 2 बाहर आ चुका है। और जब आप कोई नंबर कॉमन लेते हैं आप उसका टेबल पढ़ते हैं तो 2 4 × 8 होता है, तो 8 की जगह पे आपको 4 लगा देना है, और नीचे बिल्कुल उसी तरीके से लाइन यूज़ करनी है, और x - 1 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे लिख लेना है। अब आप देखें यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होती है, अगर आप नोटिस करें ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। शर्त यह है कि जिस चीज़ को कैंसिल कर रहे हैं वो ऊपर भी तमाम चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रही है, और जो नीचे चीज़ कैंसिल हो रही है वो भी तमाम चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रही हो, जो कि ऐसा ही हो रहा है। तो x - 2 और x - 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा x² + 2x + 4, और नीचे आपके पास बचेगा x + 2, यहाँ पे बचेगा x + 2। और इधर जो ये चीज़ 2 बार लिखी होती है आपको पता है, इसको भी एक तरह का हम कॉमन निकाल लेते हैं, या आप कहते हैं इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो x + 4 को हम लिख लेते हैं एक दफ़ा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने इस सारी चीज़ में से एक कॉमन निकाल लिया। तो पीछे क्या बचा, x और +2, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें x और +2, और नीचे आप यहाँ पे लाइन डाल दें, और लाइन डालने के बाद आप यहाँ पे लिख दें x - 1 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब क्रॉस कटिंग भी हो सकती है, यहाँ पे x + 2 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो आप देखें ये वाली चीज़ किससे कैंसिल हो गई, इस वाली चीज़ से। ये दोनों भी आपके पास क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब ऊपर क्या बचा, वो बचा x + 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x + 4 बच रहा है, और इधर क्या बचा, यहाँ पे बचा x² + 2x + 4। तो मैं इनको लिख लेता हूँ, यानी यहाँ पे बचा x² + 2x + 4, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, आप 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बचा x + 4
اور نیچے آپ کے پاس بچا x مائنس 1 کا ہول اسکوائر. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں کچھ بھی نہ تو کینسلیشن ہو سکتی ہے نہ ان میں کے اندر کچھ کامن ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اوپر والی چیز کو اوپر سے ملٹیپلائی کر کے لکھ دینا ہے اور نیچے والی چیز کو نیچے سے. تو یہ نیومریٹر سیکشن میں ایک طرح کا اوپر موجود ہے، یہ بھی اوپر موجود ہے، تو ان دونوں کو ملا کر لکھ دیں یعنی ملٹیپلائی ہو جائیں گے. تو آپ لکھ سکتے ہیں x+4 ملٹیپلائی بائی x² + 2x+4. اور آپ اس کی مڈ ٹرم بریک کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسا کوئی اس کی مڈ ٹرم بریک پاسبل نہیں ہوگی. ایسا کوئی نمبر نہیں ہے جس کو ملٹیپلائی کر کے 4 ملے اور پلس یا مائنس کر کے یا پلس کر کے آپ کہہ لیں مڈل ٹرم ملے 2 ملے. تو اس لیے اس کو آپ کو مڈ ٹرم بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے آگے سالو نہیں ہوتا. اور نیچے والا x-1 کا اسکوائر ویسے کا ویسے ہی آپ کے پاس آ جائے گا اس طریقے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر اس والی فریکشن کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو آپ اس کے نیچے 1 بھی لکھ سکتے ہیں. x-1 کے اسکوائر کو 1 سے کریں تو x-1 کا ہول اسکوائر، اور اوپر والی چیز کو اوپر والے سے کریں تو جسٹ یہاں تک لکھ دیں تو یہ اس کا آنسر بن جائے گا. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس یہ والا کوسچن. امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ملیں گے ہم باقی سولوشنز کے ساتھ.